नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज़। मेरे प्रोग्राम फोर्थ व्यू में आपका खैर मकदम है। मौजू है इस वक्त इंडो चाइना के बिगड़ते बनते हालात। दोस्तों, आज मुझे लगा कि शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार के चलते हमारे जो राफेल हमने मंगाए हैं फ्रांस से, उनको तैनात किया गया है अंबाला एयरपोर्ट पर। इस एयरफोर्स स्टेशन को हम स्ट्रैटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, चूँकि यहाँ से चाइना और पाकिस्तान दोनों मारक क्षमता में हैं और दोनों के लिए स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जहाँ पर राफेल की तैनाती की गई है। दरअसल राफेल की जो तैनाती है वो इस वक्त इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। दरअसल मैं इस प्रोग्राम में इस सिलसिले की बात करना चाहता हूँ वो ये है कि शायद आज पहली बार हमने देखा कि जब राफेल को यहाँ तैनात किया गया तो पंडित जी ने सनातन रीति रिवाज के हिसाब से पूजा पाठ की। उसके बाद मौलाना ने इस्लामिक रीति रिवाज कहें या इस्लामिक तरीके से जो है यहाँ पर दुआएं पढ़ी। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब को लेकर भी यहाँ पर जो है वो ग्रंथी द्वारा गुरबानी शायद पढ़ी गई। फिर पोप ने भी, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म गुरु मौजूद थे और चारों धर्म गुरुओं की मौजूदगी में राफेल को यहाँ तैनात किया गया। शायद ये भारत के इतिहास में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस तरह चारों धर्म के धर्म गुरुओं को एक सम्मान दिया गया। हालांकि ये बात सही है कि फौज में सभी धर्मगुरु होते हैं और सभी के रिचुअल्स और जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो होती रहती हैं, मगर इस तरह नेशनल टेलीविज़न पर प्रसारण शायद पहली बार किया गया है जहां चारों धर्म गुरुओं को, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के हिंदुस्तान को और चारों धर्मों की फौज को जिस तरीके से यहाँ बयान करने की कोशिश की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 70 सालों में, पिछले 70 सालों में, चाहे यहाँ पर मुस्लिम सरकार में पार्टनर जितने रहे हों, चाहे सिख प्रधानमंत्री रहे हों या फिर मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हों, यहाँ सब कुछ होते हुए भी शायद इस तरह का प्रदर्शन कभी नहीं किया गया जिस तरह का प्रदर्शन आज अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया है। मैं दरअसल इस मुद्दे को क्यों उठा रहा हूँ? मैं इस मुद्दे को उठाने से पहले आपको ये बता दूं कि दरअसल मैं बात करने वाला हूँ आज के एक जो चाइना का एक्सपर्ट है और एक्सपर्ट के बहाने रूस से जिस तरीके से रूसी मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने अपनी एक्सपर्ट राय दी है, वो हिंदुस्तान के लिए काफ़ी ख़तरनाक भी है, चेतावनी भी है। उसमें क्या क्या छुपा है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा हमारे रक्षा मंत्री रशिया गए, उसके बाद ईरान आए, उसके बाद फिर हमारे विदेश मंत्री रशिया पहले ईरान गए और उसके बाद फिर रूस के लिए रवाना हो गए। यहाँ सिर्फ रूस और ईरान ही नहीं, बल्कि ख़बर ये भी है कि हमारे प्रधानमंत्री ने किंग सलमान, सऊदी अरब के किंग को फ़ोन पर बातचीत की है और बहुत बातचीत करके यही तमाम जो माहौल है, यानी मुझे लगता है कि पाकिस्तान या इस्लामिक कंट्री या फिर चाइना के साथ युद्ध की जो नज़दीकियां हैं उनको जहन में रखते हुए अपनी अपनी स्ट्रेटजी और लॉबिंग की ज़रूर जो है वो गुफ्तगू आपस में हो रही है। दरअसल उस बात का भी असल अर्थ क्या है मैं आपको अपनी समझ से समझाने की कोशिश करूँगा कि किंग सलमान को फ़ोन करना, मतलब बार बार ईरान चले जाना और फिर रशिया में फिर से एक बार कोशिश करना कि किसी तरीके से तनाव को कम किया जाए, बातचीत के टेबल पर आया जाए या फिर कुछ और है, ये तब सब समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ फिर मैं वापस आता हूँ कि मैं जो चारों धर्म गुरुओं की मैं बात कर रहा था, दरअसल ये आज महत्वपूर्ण इसलिए था कि आपने देखा होगा कि पिछले 6 या 7 सालों से लगातार हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया, चारों तरफ धार्मिक नफ़रतें, चारों तरफ धार्मिक
तलवारें उठी हुई हैं, चारों तरफ लोग जो हैं एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और मीडिया टेलीविज़न जो भारत का है, जिस पर आज चारों धर्म गुरुओं को राफेल को शामिल करते हुए दिखाया गया है, यही मीडिया टेलीविज़न कल तक, आज से पहले तक सिर्फ नफ़रतें दिखाते हैं, सिर्फ लड़ाने की बात करते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान पर अड़े रहते हैं, बीच में सिख ईसाई को भी ले आते हैं। तो कुल मिलाकर जिस कदर 6 साल में नफ़रतें फैलाई गई, आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी है कि फिर से इन टेलीविज़नों को 4 धर्मों की एकता दिखानी पड़ी। हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के मिलकर यह यकजहती का पैगाम देना पड़ा। यही टेलीविज़न ठीक इस प्रोग्राम के चलने से 2 घंटे पहले तक भी कई एक्टर एक्ट्रेसेस को लेकर ऐसे बयान दिखा रहे हैं जिसमें त्याल अंगेजी इस लेवल की है कि वो महिला जो है अभी भी हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, हिंदू मुस्लिम उकसावे की बात कर रही है। तो हमें ये देखने की कोशिश करनी है दोस्तों, समझने की इस प्रोग्राम के ज़रिए क्या सत्ता का जो है वो मन परिवर्तन हो गया है या फिर कोई और बात है। प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, आखिर तक देखिएगा। देखिए, मैं पहले आता हूँ कि पहले यहाँ पर मैं फिर वापस ज़रूर आऊँगा, लौट के आऊँगा, मगर इससे पहले हम चलते हैं रशिया, जहाँ मिस्टर यांग जो एक्सपर्ट हैं, कई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स भी हैं और वहाँ के दिफाई उमूर के जो है वो काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने रूस के अंदर जिस तरह की वहाँ के मीडिया को अपनी बयान देने की कोशिश की है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि वो अपनी एक्सपर्टीज़ के ज़रिए, यानी अपने वक्तव्य में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, आज चाइना के सामने जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़तरनाक है इंटरनली। हम सरहदों पर बाद में आते हैं। यानी वो कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, अगर जिस तरह हांगकांग में लेकर तनातनी चल रही है, बगावत का माहौल है और काफ़ी, उसके अलावा एक बार जब अफीम युद्ध था और उस दौरान वहाँ के जो किंग थे, किंग के ख़िलाफ़ भी जो बगावतें हुई थी और सत्ता बहुत मजबूती से आवाम की को ये तासुर देने में नाकाम रही थी कि वो उनकी सही से रक्षक है, तो जिसकी वजह से बगावत बढ़ी। उसके बाद फिर आप जानते हैं कि जापान और ये तमाम हमलात जो है वहाँ पर हमले होते रहे और काफ़ी दिनों तक चाइना ने अलग अलग देशों से, चाहे वो ब्रिटेन हो या जापान हो, उनके साथ अपने जो झगड़े हैं उनको बढ़ाता रहा, बिखरता रहा और काफ़ी जो है ट्रबल किया चाइना ने, चूँकि किंग का मौक़िफ़ जो है वो बहुत मजबूत नहीं था, ऐसा इस एक्सपर्ट का कहना है। ये एक्सपर्ट यहाँ ये भी दोस्तों कहने की कोशिश कर रहा है कि शी जिनपिंग ये बात जानते हैं कि जिस तरह अंदर से कम्युनिस्ट पार्टी के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं कई प्रांतों में और कई तरह की हलचल है, और हांगकांग में भी जिस तरह असंतुष्टों की जो आंदोलन है वो बढ़ रहा है, यानी अगर इन तमाम अंदरूनी लोगों को, अंदरूनी चाइनीज़ को, चाहे वो तिब्बतियन हो या फिर वो और कई प्रांत के लोग हों, एक मुस्लिम स्टेट भी इसमें शामिल है, अगर यहाँ पर चाइना अपने एक मजबूत स्टैंड को साबित नहीं करता है, यानी कि अगर वो ये नहीं दिखाता है कि उनकी जो दिफा है, उनकी जो रक्षा है, वो चाइना की ये मौजूदा पार्टी, मौजूदा हुकूमत हर किसी से करने में सक्षम है, अगर इसमें कहीं कमज़ोरी आती है तो इसे इस सत्ता के लिए आगे बने रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस सत्ता के सामने बड़ी मजबूरी है कि वो भारत को या अमेरिका को साउथ चाइना सी में और लद्दाख और अरुणाचल में भारत को वो एक अपना मजबूत मौक़िफ़ दिखाए। यहाँ ये मजबूरी बताता है वो शी जिनपिंग की कि इंटरनल मजबूरी के चलते शायद कड़ा रुख अपनाएगा और बातचीत के ज़रिए हल तो होगा, मगर चाइना जो है वो कभी भी मेरे ख्याल से लचीला रुख नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि उनकी इंटरनल राजनीतिक मजबूरी है। ये उस एक्सपर्ट का कहना है। इससे आगे सबसे बड़ी ख़तरनाक बात क्या है, वो ये है कि एक्सपर्ट जो है बातों बातों में ये कहने की कोशिश करता है कि देखिए, अगर
ये सही है कि हम अगर परमाणु बम की बात करते हैं तो इसके हमले को लेकर किसी दुनिया में कहीं भी अगर हम इसका नज़रिया देखते हैं तो ये काफ़ी गलत माना जाता है, काफ़ी घिनौना माना जाता है। मगर जब किसी देश की संप्रभुता या उसकी रक्षा की बात आती है तो फिर आपकी मजबूरी हो जाता है कि आप परमाणु बम का इस्तेमाल करें, और शायद चाइना परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है अपनी दिफा के लिए। तो इससे माना जा सकता है कि ये जो है एक्सपर्ट शायद भारत को परमाणु बम की इस्तेमाल की धमकी भी दे रहा है। शायद भारत के साथ साथ ये अमेरिका, ताइवान, जापान और जो ओशियान देश हैं उन सभी को ऐसा इस तरह का तासुर देने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्या मजबूरी है कि यहाँ देखिए, एक बात और नोट कर लीजिएगा नाज़रीन, चाइना का कोई एक्सपर्ट हो, कोई ऑफिसर हो या कोई आम इंसान, चाइना की सरकार चाइना की मौजूदा सत्ता के खिलाफ या उनकी मर्जी के खिलाफ बोलने की न सलाहियत रखता है न जुर्रत कर सकता है। ये बिल्कुल क्लियर है। तो जब भी कोई चाइनीज़ एक्सपर्ट, चाइनीज़ लेखक, चाइनीज़ संपादक अगर कहीं पर भी कोई बात कहता है तो हमको सीधे मान लेना चाहिए कि ये चाइना की हुकूमत का मौक़िफ़ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ दोस्तों, अगर चाइना के इस एक्सपर्ट द्वारा दी गई अपनी राय ये कहती है कि चाइना परमाणु बम का इस्तेमाल भी कर सकता है, उसके पास दूसरे वेपन्स भी है, और चूंकि इंटरनल वो अपने लोगों के बीच कमज़ोर साबित होना नहीं चाहता है, चूंकि ये कमज़ोरी की बात यहाँ पर क्यों आती है, चूंकि आखिर चाइना के लोगों को के बीच में कमज़ोरी कहाँ से आती है। एक मौक़िफ़ तो ये आता है कि हांगकांग के अंदर जो बगावत का माहौल है वो है, कई प्रांत में और सुर भी उठते हैं, बगावत के सुर उठते हैं जिनको दबा दिया जाता है। असंतोष भी चाइना के अंदर लोगों को सरकार को लेकर, सत्ता को लेकर है, उसको भी ये समझाना है कि सरकार ताकतवर है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण शायद ये भी बात है कि हम भी कम से कम भारतीय मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, सरकार की नहीं, भारतीय मीडिया भी गैर जिम्मेदारी से काफ़ी काम लेता है मेरी नज़र में। सरकार स्ट्रैटेजिकली जो भी मूव कर रही है सरकार को करना चाहिए। सरकार को हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए जो ठीक लगे वो कदम उठाना चाहिए। देश की जनता साथ है, साथ थी और साथ रहेगी। मगर भारतीय मीडिया सिर्फ न जाने किस, देखिए मैं ये भी कभी नहीं बोलता हूँ कि भारतीय मीडिया में यूरोपियन यानी पश्चिमी जगत का भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, मैं इसको बोलता नहीं हूँ। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना तो अपनी जगह पर ठीक है, मगर भारतीय मीडिया जितनी गैर जिम्मेदारी से अपना रोल अदा करता है वो शायद वाजिब नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्या भारतीय सरकार द्वारा इनको ब्रीफिंग दी जाती है कि नहीं दी जाती है, ये बिना ब्रीफिंग के अपनी कोई बात कहते हैं कि नहीं कहते हैं, मगर हर छोटे से मुद्दे को जिसे स्ट्रैटेजिकली हम आगे बढ़ा सकते हैं या जिम्मेदारी से अपनी बात रख सकते हैं, उसको गैर जिम्मेदाराना अना का मामला बनाते हैं और जानबूझकर विदेशियों के या पड़ोसियों के लिए उनकी नाक का सवाल बना देते हैं। बेइज्जती करने के उस हद तक उतर आते हैं कि शायद जैसा कि चाइना ने अपने ग्लोबल टाइम में कहा कि भारतीय मीडिया उस हद तक जाकर बोलता है कि जिसके बदले हमें सबक सिखाना पड़ता है या पड़ेगा। ये शब्दों की स्थिति अगर मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी आती है तो मीडिया के इन कर्मियों से, देखिए मैं ये कहता हूँ कि देखिए जनता आपको मीडिया मानती है, जनता आपको समझती है कि आप पत्रकार हैं, जनता आपको समझती है कि चैनल हैं, आपको भी कम से कम ऐसा व्यवहार तो करना चाहिए कि आप चैनल हैं। वो अलग बात है, मैं आपको कुछ भी नहीं मानता हूँ, माफ़ करना, आप चाहे चिढ़ें, बुरा माने, जो आपसे होता हो वो कर लें, मैं आपको कुछ भी नहीं मानता हूँ, आपको मैं लवंडर मानता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मानता हूँ। मगर ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि आप मेरी नज़र में लफंडर से ज़्यादा कुछ नहीं है। मगर देश की जनता आपको जो है, देश की सरकार, देश के राजनेता सब आपको मीडिया मानते हैं, तो कम से कम ये बेचारे मान रहे हैं, इन्हीं का आपको लिहाज करना चाहिए, देश की आवाम का, जनता का आपको लिहाज करना चाहिए। आप उसको देखिए कि आपकी वजह से देश को कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है। इतनी जिम्मेदारी तो कम से कम एक गली का आवारा, मोहल्ले का जो सबसे आवारा बच्चा होता है ना, मोहल्ले की इज्जत का ख्याल तो वो भी कर लेता है। तो कम से कम तुम लोगों तो लोग मीडिया मानते हैं, इसका लिहाज आपको करना चाहिए। एक चीज़ आप समझिए कि देखिए
भारत की फौज की स्ट्रैटेजी क्या है, हमारे डीप स्टेट की स्ट्रैटेजी क्या है, उनको अपना काम कर देना चाहिए। आपको न कहीं से, मैं जितना मैं जानता हूं कि आपको कहीं से कोई ब्रीफिंग नहीं मिल रही है, न फौज की ब्रीफिंग पर आप काम करते हो, न गृह मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय की ब्रीफिंग पे कोई काम करते हो। आप सिर्फ अपने मन से कुछ ट्वीट या ट्रोल टाइप की कुछ चीज़ें उठाते हो और उसमें शुरू हो जाते हो, ये सोचे बगैर के लॉन्ग टर्म में हमें इसका नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा। क्योंकि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, बच्चे बात सुनना ज़रा गौर से, आप लोग ध्यान से सुनना। आज हमारी सरकार को मजबूरन, कल तक हम अमेरिका के साथ खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद हम अपना दमखम दिखाते हैं पूरी तरह से, और ये दमखम जो है हमारा कमज़ोर कहाँ पड़ जाता है, एक तरफ तुम्हारी छिछोरी हरकतों की वजह से टेंशन और ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, और हमारे रक्षा मंत्री जो यहाँ से रूस जाते हैं बात करने के लिए, टेबल पर बैठते हैं, वहाँ भी जो है मीडिया का रोल बड़ा बड़ा अजीब व गरीब होता है, जिसको मीडिया की जो सवाल मीडिया उठाती है उसके सवाल जवाब में अगर हमारा डिप्लोमेटिक एंगल, कूटनीति के लोग अगर उसके जवाब देने पे आ जाते हैं तो ये बहुत ही ख़राब बात है। उसके बाद हमको मजबूरन रूस से हिंदुस्तान नहीं ईरान जाना पड़ता है, फिर हम भारत आते हैं, फिर हमारा विदेश मंत्री निकलते हैं, वो ईरान जाते हैं, और ईरान के बाद फिर रशिया जाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर जिस ईरान को हम ये कहते हैं कि तुमसे तेल नहीं लेंगे, जिस ईरान को इस मीडिया ने कुछ दिन पहले तक विलन बना दिया था, आप सिर्फ ये मौके बदलने पे कि अगर अमेरिका चाहता है कि ईरान और अमेरिका के संबंध अच्छे ना रहे, अमेरिका और भारत का दोस्त है, तो इसलिए ईरान को भी टारगेट पे लेना आप लोगों ने शुरू कर दिया, जबकि हमें बार बार अब ईरान जाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि हम तमाम दिन हिंदू मुस्लिम करके इस देश को कमज़ोर कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री को फ़ोन करना पड़ता है किंग सलमान को, क्योंकि किंग सलमान के, ये मेरा अपना एंगल है कि मैं ये मानता हूँ कि वो जानते हैं, सभी समझते हैं इस बात को कि पाकिस्तान पर गहरा असर है सऊदी अरबिया का। वहाँ 40 लाख लोग काम करते हैं पाकिस्तान के। अगर सऊदी अरब चाहे और वहाँ दबाव बनाना कोशिश करे पाकिस्तान पे, तो मजबूरन पाकिस्तान को उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि सऊदी अरब, देखिए एक बात बहुत वाज़ेह है, नाज़रीन समझ लीजिएगा, पाकिस्तान कभी भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं रहा है। सऊदी अरब के ग़ुलाम के तौर पर जो है वो पूरी तरह पाकिस्तान ने बेहतरीन काम किया है। वो हमेशा एक बहुत ही छोटे किस्म का ग़ुलाम जो है वो है सऊदी अरब का है, सऊदी शाह, क्योंकि यहाँ ताकत की बात नहीं चल रही है। दरअसल ये लोग पैसे के ग़ुलाम हैं, ये लोग बड़े करप्ट और भ्रष्ट किस्म के लोग हैं पाकिस्तानी। इन लोगों के पास जो है, जब इनको कहीं से पैसा ऑफ़र होता है तो ये कुछ भी बेच सकते हैं और कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये उसी तरह के, क्योंकि आपने देखा होगा कि अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाते हुए इन्हीं लोगों ने बाकायदा कितने मुसलमानों ने जान ली है, कितने आतंकवादी मुसलमान बने हैं। ये सब पैसे लेकर बनने वाले थे, इनका कोई मज़हब से, इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। अब आप दुनिया में देख रहे होंगे कि रेडिकल इस्लाम नाम की कोई चीज़ है नहीं। तो पाकिस्तान कभी भी एक इंडिपेंडेंट देश नहीं था, वो बाकायदा कुछ पैसे वालों का और सऊदी अरब का ग़ुलाम था, है, और आगे भी रहने की संभावना है। चूँकि वो लोग अपने खुद मुख्तार नहीं हो सकते, वो लोग कभी भी, उनकी ताकत ही नहीं है। वो कभी उनके रोज़गार वाले लोग उनके सर पे चढ़ जाएंगे, तो कभी रोटी वाले उनके सर पे चढ़ जाएंगे, तो कभी आतंकवादी राइफल लेके चढ़ जाएंगे। और ये तमाम सऊदी इन्फ्लुएंस में और विदेशी ताकतों के CIA के साथ मिलकर वो हमेशा करते रहे। कभी उनकी फ़ौज जो है CIA से मिलकर अपने लोगों का इस्तेमाल करती है, तो कभी उनके जो हुकूमत है, वो जो नेता हैं, वो CIA के साथ साथ सऊदी अरब से भी चंदा वसूली करने के बाद कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बात मैं एक दूरंदेशी मानता हूँ हमारे प्रधानमंत्री की, कि उन्होंने बड़ी संजीदगी से इस बात को समझा, और अगर सऊदी अरब के साथ हमने बात की है तो इसका भारी प्रभाव जो है वो पड़ सकता है पाकिस्तान पे। क्योंकि चाइना के साथ अगर हम वार में जाते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान को दूर रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम दो मोर्चों पे क्यों लड़ेंगे, अगर हम अगर अपने प्रधानमंत्री की सूझबूझ के साथ अगरचे आगे डिप्लोमेसी को ठीक कर पाते हैं, पाकिस्तान को रोक पाते हैं। मैंने कहा पाकिस्तान को रोकना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को आप सऊदी अरब की एक कॉलोनी समझें। यहाँ ना कोई इंडिपेंडेंट इंसान होता है, ना हुकूमत होती है, ना फौज होती है, सब सऊदी के अंडर में चलती है। और वहाँ से बहुत मोटे पैसे ये इनके फौजी, इनके नेता, इनके प्रधानमंत्री सब वसूलते आए हैं। तो उससे बेफिक्र हो जाएं, सही जगह से स्विच दबाया है।
अब अगर इसको हम लोग किसी और एंगल से उठाएं तो ये गलत हो जाएगा और ये देश के हित में नहीं होगा। तो मैं नाजरीन आपको भी बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान में हम हमेशा से रहते आए हैं, हमेशा रह रहे हैं। एक एंगल मैंने मीडिया का लिया है, दूसरा सरकार का लिया है और तीसरा मैंने पाकिस्तान और दूसरी डिप्लोमेसी भी ली है। वैसे नाज़रीन, आप लोग सभी जानते हो और सभी को मेरी बिटवीन द लाइन जो बातें मैं कहता हूँ उनको वो समझ भी आने लगी हैं और समझनी भी चाहिए। दूसरी बातें ये भी है कि कई बार दाएं बाएं घूमकर भी मैं सब कुछ आपको समझा देता हूँ, तो वो समझ लिया करें। तो ना भी समझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ लें तो अच्छा है। देखिए नाज़रीन, मैं फिर वापस घूम फिर के टॉपिक पे आ जाता हूँ। दरअसल मैंने ये कहा था कि आज हिंदुस्तान में जिस यकजहती का सबूत दिया गया है, मैं यहाँ यकजहती पर भी आता हूँ। पहले ये बता दूँ कि जिस तरह मिस्टर योंग ने अपने वक्तव्यों को डिस्क्राइब किया है वो काफ़ी लंबा है, उसमें छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जो पूरी तरह से इशारा कर रही हैं कि हम युद्ध के नज़दीक जा रहे हैं और इस युद्ध को चीन को लड़ना पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है। अगर वो अपने देश की जनता को संभालना चाहता है, आपके अंदरूनी जवाब देना चाहता है और अमेरिका की ताकत को जवाब देना चाहता है, तो उसे भारत के साथ युद्ध लड़ना होगा। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक मौक़िफ़ है और इस प्रोग्राम का जुज़ भी है, इसे समझ लीजिएगा। घूम के वापस आते हैं। देखिए एक चीज़ आप और मैं गौर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगरचे ऐसी सूरत हाल होती है कि युद्ध शुरू हो जाता है, तो दूसरा एक एंगल पे हमने बात की कि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह युद्ध में, चाइना, अगर भारत और चाइना के साथ युद्ध होता है तो वो युद्ध में तुरंत शामिल हो जाए, युद्ध में कूद जाए। उसी को शायद सोल्यूशन हल करने के लिए किंग सलमान के साथ आज की तारीख में सऊदी अरब के साथ भारत के बेहतरीन संबंध है। ये एक कवायद हो सकती है, क्योंकि चीन को समझाने के लिए फ़ोन करने का कोई लॉजिक इसलिए नहीं बनता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान से अपने डॉलर वापस मांगे हैं सऊदी अरब ने, उसी तरह चीन में जो इन्वेस्टमेंट किए जा रहे थे, काफ़ी बड़ा मामला था वहाँ भी डॉलर इन्वेस्टमेंट का बिन सलमान का, और वो भी उसने मना करके वापस कर दिया है कि भाई देखिए हमारी पोजीशन नहीं है कि हम इस वक्त जो है चीन में मतलब इन्वेस्टमेंट कर सके। तो जब चीन में वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली भी उन्होंने अपने पैर को थोड़ा सा 2 कदम पीछे खींचा है, ऐसे में किंग सलमान द्वारा शी जिनपिंग को कहकर किसी सुलह पर पहुंचा जाए, ये बिल्कुल इसका एंगल नहीं बनता। इसका एंगल यही बनता है कि अगर चीन के साथ हमारे कहीं पर भी जो मामलात ख़राब होते हैं, ऐसे में पाकिस्तान अगर 2 कदम आगे बढ़ता है तो किंग सलमान के द्वारा उनको रोका जा सकता है। सऊदी का जो है वो ग़ुलाम ही है, वो उससे ज़्यादा, जैसे आपने देखा होगा कि OIC की मीटिंग जब बुलाई गई थी मलेशिया में, तो सऊदी अरब से फरमान आता है इमरान के लिए तुम नहीं जाओगे, और वो एक अच्छे बच्चे की तरह मान गए, वो कहीं नहीं गए, वहीं बैठ गए। इसी तरह हर पाकिस्तानी नागरिक जो है वो इसी हैसियत का है कि वो अगर सऊदी से कोई फरमान आएगा उसको वो टाल नहीं पाएंगे, तो उन पर उनकी रोजी रोटी चलती है। ज़कात, फितरा, मतलब उन गरीब गुरबाओं को काफ़ी मदद वहाँ से मिलती है, तो ये सही स्विच दबाया गया है। ईरान का मसला ये है कि देखिए, जहाँ तक हम ईरान की बात करते हैं तो वो ये है कि ईरान एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे बहुत बड़े ताल्लुकात रहे हैं और बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हैं। वहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट भी होता रहा है और हमारी एनर्जी की बहुत सारी ज़रूरत ईरान से पूरी होती रही है। अलबत्ता बीच में अमेरिका के स्ट्रैटेजिक और हम पर पाबंदी लगाने की बातों को लेकर, हालांकि उसमें हमें छूट दी गई थी, उसके बावजूद भी हमने बहुत तेज़ी से लेन देन जो है वो कारोबार ईरान के साथ घटाया, जिसका ताना भी हमको दिया गया। ईरान की तरफ से कहा गया कि देखिए हमारे बुरे वक्त में हमारे ख़ास दोस्तों ने भी हमारा साथ नहीं दिया। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, अब अगर हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इस बात को पटरी पे ले आते हैं ज़रूरत के हिसाब से, तो वो भी ठीक है। चूँकि अगर पाकिस्तान आता भी है, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में हमारे गहरे इन्वेस्टमेंट हैं, स्टैक हैं, और स्ट्रैटेजिकली अफ़गान का हमारे साथ रहना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को पिछले मोर्चे से घेरने के लिए हमारे पास वो एक बेहतरीन स्ट्रैटेजिक मूव, लोकेशन और
डिप्लॉयमेंट है। अगर वो है भी, और अगर हम ईरान से भी संबंध खराब कर लेते हैं और चाइना से तनाव चल रहा है, पाकिस्तान बीच में तनाव में कूदेगा ही कूदेगा, तो इन सूरत हाल में कहीं से कोई एंगल हमारे पास नहीं बचता है कि हम लोग कहीं से भी अफ़गानिस्तान का रास्ता निकालें, बहुत लंबा हो जाता है। आखिरी लफ्ज़ों में प्रोग्राम के मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ जनाब कि इस वक्त ब्लॉक भी हैं। हमने शायद डिप्लोमेसी, कूटनीति और 4 धर्म गुरुओं को इकट्ठा करके इन एक हिंदुस्तान का लोगों को सबक देने में शायद देर कर दी। अब शायद इसका भी कोई हल निकलने वाला नहीं है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम ब्लॉक में दुनिया के बंट चुके हैं। एक ब्लॉक जिसमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की मौजूद खड़ा है, और चाइना द्वारा तुर्की के अंदर, ईरान के अंदर $400 मिलियन के इन्वेस्टमेंट की जो है वो कमिटमेंट कर दी गई है, बड़ी तरक्की की बात कर दी गई है। दूसरी तरफ हम अब छोटी मोटी चाह बहार की बात करेंगे तो शायद वो सिलसिला जुड़ने वाला नहीं है। अब एक चीज़ है कि ये हम जिस तरीके से, सऊदी अरब ज़रूर हमारे ब्लॉक में है कि सऊदी अरब, अमेरिका, इजराइल और भारत हम एक ही ब्लॉक में खड़े हैं, मगर यहाँ सऊदी के चाइना के साथ अच्छे संबंध फ़िलहाल बिल्कुल नहीं माने जा सकते। एनर्जी का जो तेल वो सऊदी से लेता था, शायद ईरान की तरफ और रशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहाँ कोई हल शायद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ ज़रूर हमारा निकल सकता है, चाइना में इस पॉलिसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ये यूएई का भी यहाँ पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ताकतें हमारे साथ खड़ी हैं उनमें से कौन कितने ताकत रखता है। यानी कि सऊदी इजराइल के साथ मिल रहा है, वो अलग बात है कि सऊदी और ये सब कैंप इजराइल सब एक तरफ आ रहा है। यहाँ इजराइल के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, नोट कर लीजिएगा कि एक आंकड़े के मुताबिक, जो इजराइल का अपना आंकड़ा है उन्हीं के अखबार द्वारा, 18 लाख लोग जो हैं यहाँ पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि 85 लाख की आबादी में से 1/3, 1/3 लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ चुके हैं। यानी इनके बड़ाइयाँ, इनके पैसे, इनकी सब कुछ जो बातें की जाती थी सब बकवास थी, और सब कुछ ढोल फूट के सामने आ चुका है। इंटरनल मामलों में बुरी तरह फंस चुका है। अमेरिका अपने इलेक्शन और इंटरनल मामलों में फंसा है। अकेले हम खड़े हैं जो चीन के साथ तनातनी पर आ गए हैं। यानी हमने जिनके भरोसे पे, जिनके कहने पर ये तमाम गेम, या कहने पे तो नहीं कहूँगा, जिनके भरोसे पर, जिनके कोलिशन में हम आगे बढ़ रहे थे, शायद वो खुद अपनी मुसीबतों में फंसे हैं। हालात हिंदुस्तान के लिए साजगार बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। आज भी अच्छी डिप्लोमेसी से कोई ना कोई काम लिया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। सूझबूझ की ज़रूरत है, कूटनीति, डिप्लोमेसी को लेकर बहुत समझदारी की ज़रूरत है, मीडिया को खामोश करने की ज़रूरत है, और इस देश की जनता को वापस ये समझाने की ज़रूरत है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर एक साथ आ जाएं तो भारत की तरफ वो आंख भी उठाकर नहीं देख सकता, और शायद बहुत सारी लड़ाइयाँ हमारी बिना लड़े ही सोल्व हो जाएंगी। इस पर मैं ज़रूर अगला प्रोग्राम करूँगा। और इस मौजूदा प्रोग्राम में आपकी राय क्या है, अपनी बात तो ज़रूर लिख के दीजिएगा। आप देख सकते हैं प्रोग्राम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जो 8 बजे लाइव होता है 4 पर, और 6:30 बजे आप अमूमन इसी तरह आप 4 TV पर प्रोग्राम देखते रहिए। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।